नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दवाओं और दावों पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जांच अन्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी होगी। योग गुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या माफीनामे के साइज का ही विज्ञापन था। हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को लागू करने में विफलता पर केंद्र सरकार से सवाल किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। पत्र में केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि वह नियम को वापस लेने पर विचार कर रही है, जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि आपने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ कदम उठाए हैं और अब आप कहते हैं कि नियम 170 को लागू नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि जब आप सत्ता में हो तो क्या आप कानून के प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं? तो कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाना सत्ता का गलत उपयोग और कानून का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, ऐसा लगता है कि अधिकारी राजस्व देखने में बहुत व्यस्त थे। न्यायालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि गुमराह करने वाले विज्ञापन से जुड़ा है, उस अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं होगी कि इन कानूनों को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कितनी अच्छी तरह लागू किया गया है, बल्कि अन्य फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या FMCG के लिए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की भी जांच होगी। न्यायालय ने कहा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से चिंतित हैं जो जनता को धोखा दे रहे हैं और इससे शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित होकर दवाएं खा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये कार्रवाई उपभोक्ता के व्यापक हित में है कि उन्हें कैसे गुमराह किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधे कई सवाल पूछे। साथ ही पीठ ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्हें 67 अखबारों में ऐड दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है, वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु
रामदेव के वकील से कहा कि कोर्ट के समन विज्ञापन संबंधित रिकॉर्ड 2 दिन में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता को उसकी लगभग 28 सप्ताह की गर्भावस्था का चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आदेश दिया है। रिपोर्ट में नाबालिग के चिकित्सीय समाप्ति की राय दी गई थी और कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के लड़की को गर्भ गिराने की मंजूरी न देने के फैसले को भी पलट दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल को पीड़िता की प्रेगनेंसी को खत्म करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक महानगर पालिका सर्वसाधारण रुग्णालय एवं वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन को निर्देश दिया कि वह नाबालिग के गर्भपात के लिए चिकित्सकों के दल का तत्काल गठन करे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह रखी गई है। इसमें बलात्कार पीड़िताओं और कुछ अन्य महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिग को शामिल किया गया है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जिस मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की ताज़ा जांच की, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेगनेंसी जारी रखने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत की सहायता की। नाबालिग की मां द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें टर्मिनेशन की राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। मामले में नाबालिग की मां ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें गर्भावस्था को काफी समय हो जाने के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को ही पीड़िता की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ईमेल पर गौर किया, जिसके बाद मामले की तत्काल सुनवाई के लिए शाम करीब 4:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई। पीठ ने मुंबई के सायन अस्पताल से पीड़ित की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और के कविता दोनों को 7 मई को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और कविता दोनों को 7 मई को दोपहर 2 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। 7 मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आपके नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। के कविता पर ईडी ने कहा कि हम अभी भी कविता की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर उसे जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। हम 60 दिनों के भीतर अभियोजन चार्जशीट दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जब कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि वो जांच में बाधा डाल सकती है और छेड़छाड़ कर सकती है, जबकि के कविता के लिए वकील ने कहा कि ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग के लिए अपनी अर्जी में कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ईडी द्वारा 9वां समन जारी किए जाने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उधर केजरीवाल को तिहाड़ में पहली बार इंसुलिन दी गई है। जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दी गई है। 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आपके अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक के आरोप लगे हैं। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए एसएससी शिक्षकों की भर्ती के लिए 2016 की नौकरी पैनल रद्द कर दिया है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग या WBSCC द्वारा गठित पैनल यह पाते हुए रद्द कर दिया कि कैश फॉर जॉब घोटाले के परिणाम स्वरूप भर्ती अवैध रूप से हुई थी। जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस सब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे लगभग 24,000 नौकरियां प्रभावित हुईं। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया, उन्हें भर्ती होने के बाद से अर्जित वेतन वापस करना होगा। ये टिप्पणियां तब आई जब पीठ ने कैश फॉर जॉब बहुस्तरीय भर्ती घोटाले में चल रही कार्यवाही में 2016 की भर्ती परीक्षा की OMR शीट के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि पैनल में भर्ती किए गए शिक्षकों की भर्ती अवैध रूप से की गई, क्योंकि उन्हें खाली OMR शीट पर भर्ती किया गया। कोर्ट ने इस तरह से भर्ती किए गए लोगों को आदेश दिया कि वो अपने द्वारा प्राप्त वेतन को तुरंत क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट को सौंप दें। 2016 में WBSSC परीक्षा के माध्यम से हुई सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द कर दी और आयोग को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करके पैनल फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। सीबीआई को भी मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे, उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायत मिली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी। ईडी ने इस मामले में इस साल मई में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगह पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम वोटों से मिलान करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नतीजों के बाद 45 दिनों तक ईवीएम सील रहेगी। माइक्रो कंट्रोलर की भी जांच हो सकेगी। परिणाम की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव नतीजे की घोषणा के 7 दिन के अंदर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरह से कंटेनर में सील किया जाएगा और इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 45 दिन तक ईवीएम में वोटिंग का सारा डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवार को खुद ही उठाना होगा। अगर ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर वो खर्चा वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। 1 मई 2024 को या उसके बाद की गई वीवीपैट में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को कंटेनरों में सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। SLU वाले सीलबंद कंटेनरों को परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इन्हें खोलकर ईवीएम की तरह ही जांचा और निपटाया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश ये है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद ही उठाना होगा। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में जली हुई मेमोरी की जाँच इंजीनियरों की टीम द्वारा की जाएगी। साथ ही दोनों जजों ने इस मामले में अलग अलग फिर भी सहमत निर्णय लिखे हैं। उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा पोस्ट करें जो उच्चतम मतदान वाले उम्मीदवार के पीछे 2 और 3 स्थान पर हैं। ऐसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र या क्रमांक से ईवीएम की पहचान करेंगे। सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा। ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम के परामर्श से जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की प्रामाणिकता और अक्षुण्णता को प्रमाणित करेगा। सत्यापन प्रक्रिया आयोजित होने के बाद उक्त सत्यापन के लिए वास्तविक लागत या खर्च ECI द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उक्त अनुरोध करने वाले उम्मीदवार खर्च का भुगतान करेगा।
ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पर खर्चा वापस कर दिया जाएगा। साथ ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने मौजूदा प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और रिकॉर्ड में मौजूद डेटा का हवाला देते हुए उन सभी को खारिज कर दिया है। जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग से वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करने को कहा और ये भी पूछा कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है। जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले के अतिरिक्त बिंदुओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि किसी व्यवस्था पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है। इससे पहले 2 दिन की लगातार सुनवाई के बाद पीठ ने 18 अप्रैल को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया था। तब शीर्ष कोर्ट ने अदालत से चुनाव आयोग से कुछ बातों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।